विधानसभा में आज यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सरकार ने टेबल कर दिया है। मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। संविधान के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी हैं और विपक्ष के तौर पर एक विधायक उमेश शर्मा जी हैं, खानपुर से विधायक आते हैं। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, संविधान के जानकार के तौर पर आपने कुछ बिंदु पढ़े होंगे, क्या लगता है इस यूसीसी का ड्राफ्ट को पढ़ के आपको फिलहाल क्या लगता है? ऐसा जो संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था नीति निर्देशक तत्व, वो आर्टिकल 44 है। तो उसमें अपेक्षा की गई है, मतलब ये नहीं कि करेगा स्टेट, अपेक्षा की गई है कि समान नागरिक कानून बनाएगी, सारे जितने भी नागरिक हैं बनाएगा आर्टिकल 44 में। लेकिन उसमें लिखा विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अपेक्षा की गई है कि भारत की सरकार बनाएगी, पार्लियामेंट में बनाएगी। इसलिए कि जो कानून हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, 1862 का आपका पारसी एक्ट है और 1868-69 का क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। उसके बाद 1909 का आनंद कारज एक्ट है, सिखों के लिए है। 1937 का शरीयत कानून है। और उसके बाद आज़ादी के बाद नेहरू जी ने जो बनाए थे समान नागरिक संहिता, हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एडॉप्शन एक्ट 1956 और वही बाकी जो भी थे 4 एक्ट हैं हिंदुओं के, वो बने 55 और 56 में बने थे। ये था। उसके बाद जो उसमें जो दिक्कतें आई, 5 बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कॉमन सिविल कोड होना, सारे नागरिकों को एक जैसा कानून होना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन भारत की जो विविधता है, भारत में कब 700 से 800 से जातियां हैं, जनजातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी विविधताएं हैं, मतलब हिंदुओं के भी एक जैसे रिवाज नहीं है। जब ट्राइबल के अलग हैं, 10 करोड़ आपके जनजातियां इस देश में, 9% के आसपास वो हैं, उनकी अलग अलग हैं। जैसे मेघालय में छोटी लड़की को जो कम से कम सबसे कम छोटी लड़की है, उसका अधिकार है संपत्ति पर, है ना। और जैसे अपना हमारे जौनसार में आप बारात लेके कौन जाता है, लड़का जाता है, वहाँ लड़की बारात लेके जाती है। आप समझे नहीं, कई और चीज़ें थी। इन विविधताओं के कारण आज तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो सका। उसमें यह है कि ये कंकरेंट सूची का विषय है, मतलब राज्य सरकार भी बना सकती है, भारत सरकार भी बना सकती है और हमारी विधानसभा को पूरा अधिकार है कि इस पर कानून बनाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कानून कभी धरती पे उतरेगा या लागू होगा या नहीं? आपको ऐसा शक क्यों हो रहा है सरकार? इसलिए हो रहा है कि एक तो अभी कई लोगों को ये पता नहीं कि आज कानून लागू हो गया, कल से लागू होगा, ऐसा नहीं है। इसने अभी राष्ट्रपति के पास जाना है। आर्टिकल 254 का भाग सेक्शन 1 कहता है कि राज्य सरकार का कानून लागू नहीं हो सकता है, लेकिन सेक्शन 2 कहता है कि कानून, क्या ये जरूरी है कि राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाए? क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था तो उसमें ये कहा था कि हाँ, अगर सरकार चाहे तो राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति को भेज सकती है और राष्ट्रपति का विवेक है वो उसको पास करे या ना करे। और ये राज्य सरकार को या इसको कंकरेंट सूची के इस विषय को लागू करने का कोई अधिकार राज्यपाल को या राज्य सरकार को नहीं है। इसको राष्ट्रपति के पास जाना ही होगा। 254 का सेक्शन 2 पढ़ो आप, दोनों सदनों में जाना होगा। आप समझे नहीं। वहाँ जब जाएगा तो वहाँ क्या गृह मंत्रालय को जाएगा, भेजेंगे, राज्यपाल भेजेंगे। वहाँ 3 जगह जाएगा, एक तो विधायी को जाएगा, एक लॉ डिपार्टमेंट को जाएगा, एक होम डिपार्टमेंट को। तीनों की जब राय होगी, मैं आपसे और बात करूंगा, फिर राष्ट्रपति के पास तब जाएगा। और जब राष्ट्रपति के पास से आएगा तो उसमें गजट नोटिफिकेशन होगा, फिर लिखा जाएगा कब से प्रवृत्त होगा, मतलब लागू कब से होगा। महिला आरक्षण भी बन गया, पास हो गया, लागू हो गया, नहीं हुआ क्योंकि उसमें अभी डेट नहीं है। आप समझिए। इसको मैं आपसे और भी बात करूंगा। विपक्ष के तौर पर हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। सर, ये बताएं, 200 पन्नों का एक पूरा बंच है, क्या पढ़ लिया है 2 घंटे में आपने? अभी तो नहीं पढ़ा है और अभी तो समय भी क्या हुआ, आधा घंटा पहले हम लोगों को दिया गया है। इससे पहले इसे पूर्णतः गोपनीय रखा गया, ना तो विपक्ष से ना किसी अन्य व्यक्ति से इसका संबंध में कोई जानकारी ली गई और ना दी गई। जिस तरीके से सदन में सरकार ने कहा कि हमने इसके संबंध में सबसे चर्चा कर ली थी, हमने इसकी कॉपी जो है वो उपलब्ध करा दी थी, सरासर गलत है। ये बिल्कुल गोपनीय तरीके से था और आज ही ये सदन के पटल पर आया है और जिस समय आया उसी समय सदन स्थगित हो गया था
तो अभी तो ये पढ़ना बाकी है, पढ़ने के बाद पूर्णतः, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज है जिस पर आप 1 मिनट में कोई ये एफआईआर की कॉपी नहीं पढ़नी है कि आपने 4 धाराएं पढ़ ली और आप समझ गए कि भाई ये धारा ये है, ये धारा। ये बाकायदा पूरे संविधान का विश्लेषण है, क्योंकि आपको कॉमन सिविल कोड ने लागू करना है, आपने समान अधिकार की बात कर रहे हैं आप। तो जिस तरीके से हमारे रावत जी ने कहा कि इस देश में बहुत तरीके की विभिन्नताएं हैं, बहुत तरीके की जनजातियां हैं, जातियां हैं, सबके कल्चर अलग हैं, सबके, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई लड़कियां बारात लेकर जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ सदन के पटल पर अगर आप ला रहे हैं, पहली बात तो ये काम सरकार, राज्य सरकार का नहीं है। इसके पीछे क्या सोच है, क्यों राज्य सरकार के माध्यम से ये देश में ले जाया जा रहा है? भाई अगर कोई चीज़ आप राज्य की सीमा के अंदर लोग कैसे रहेंगे, आप ये तय नहीं कर सकते कि मेरे राज्य में लोग ऐसे रहेंगे और उत्तर प्रदेश, जो हमारी सीमा पर उत्तर प्रदेश है और जो हिमाचल है, उनके लोग अलग तरीके से रहेंगे। ये संभव ही नहीं है। कुछ बिंदु आपने पढ़े, कुछ बिंदु मुझे लगता मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने तो अभी इस पर सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिनमें मुझे लगता है कि वो आपकी बिल्कुल निजता का हनन करने का एकदम से एक कार्य। कौन से बिंदु लगे? बहुत सारे हैं कि भाई आपके क्या रिलेशंस हैं, आप किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ नहीं रह रहे हैं। ये आदमी का अपना विवेक है। तो लिव इन में अगर उन्होंने डाला है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, कई बार ऐसा होता है कि उसके आड़ में अपराध भी हो जाते हैं, बच्चा हो जाता है, उसको नाम नहीं मिल पाता। भाई देखिए, ऐसा है, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कयास लगाकर आप ये कहें कि ऐसा हो जाता है, इसलिए कितने केस आपके पास आए हैं? आपके पास भरमार है, आपके पास थानों में रोज ऐसे केसेस की भरमार आ रही है। इस तरीके से तो आज अपराध कई तरीके से गठित होता है, हर बार अपराध की परिभाषा बदल जाती है। महाराष्ट्र में जब लगातार एक्सटॉर्शन होता था और लगातार गैंग वॉर होती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको नाम दे दिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो मकोका ले आए। तो हर बार क्या है कि ऐसा नहीं है, समय समय अनुसार नए तरीके से कानून आते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि किस कानून की अधिकता, किस अपराध की अधिकता ज़्यादा है। ये अपराध नहीं है, इसे आप कहें कि ये अपराध है तो ये अपराध साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा था कि राज्य सरकार को ये लागू करने का अधिकार ही नहीं है। आप अंततः आपने, मुझे तो लगता है कि जो आप जिस बिल की बात कर रहे हैं, ये इस राज्य में बना ही नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बिल कहाँ से बनकर आया होगा, कहाँ से नहीं आया होगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता भी हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सादाब जी, मैं कुछ बिंदु पढ़ रहा था, उसमें शरीयत कानून को लेकर ये कहा गया है कि अब तक जैसे हम देखते थे कि मुस्लिम समाज में कई बार ऐसा होता था कि 18 साल से ऊपर की बच्ची की भी शादी हो जाती थी और तलाक के बाद भी उसको भरण पोषण नहीं मिलता था। लेकिन अब इस ड्राफ्ट में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपने कुछ पढ़ा है, समझा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी क्योंकि ड्राफ्ट सामने आया ही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे कुछ निकाल सकें। लेकिन मैं कहता हूँ युवा मुख्यमंत्री ने एक ईमानदार कोशिश की है, उसके लिए उन्हें बधाई। अभी मैं सुन रहा था, आदरणीय जयसिंह रावत जी कह रहे थे कि ट्राइब्स हैं, इतने सारे ये हैं, अलग अलग रीतियां हैं। बिल्कुल हैं, ये तो अमेरिका में भी थी, ये तो इंग्लैंड में भी थी, ये तो जर्मन में भी थी, ये तो फ्रांस में भी, हर देश में, साउथ अफ्रीका में भी थी। तो वहाँ यूसीसी आया है, वहाँ समानता के अधिकार मिले हैं, तो मेरे देश में क्यों नहीं? क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते? क्या वहाँ सिख नहीं रहते? हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है, अपने अपने धर्मों को मान रहा है, किसी के कस्टम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऊपर के अधिकार हैं वो सबके लिए समानता हो। आज बेटियों का दिन है, आज बेटियों को 50% का अधिकार मिला है, सिर्फ बातों से नहीं। सब कहते थे, शरीयत भी कहती है कि हम इतने % देते हैं, हिंदूज भी कहते हैं इतने % देते हैं, लेकिन कितने देते हैं एग्जैक्टली वो सबको मालूम है। आज क्या होगा कि अब आपको देना ही पड़ेगा। अब बेटियों का नाम ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज चढ़ जाएगा उसमें, खतौनियों में। अब आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो उसे अपराध माना जाएगा। अब मिला बेटियों को अधिकार, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो। ये है ईमानदार कोशिश युवा मुख्यमंत्री की। बेटियों को बराबर का हिसाब, मुस्लिम बेटियों को भी बराबर का शेयर मिलेगा, 50% में का अधिकार मिलेगा, ऑटोमेटिक उनके पेपर्स में नाम आ जाएगा। अब 100 बीघे का खेत है तो 50 बीघे का बेटी का हो गया। अब बेटी को ये नहीं है कि बेटी जाए दूसरे घर और वो भाई तू दूसरे का चूल्हा चौका कर, भूल जाइए। दौर बदल रहा है, देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की ओर यूसीसी मजबूत कदम है।
आपने सरकार ने जो है वो ट्राइबल्स एरिया को बाहर रखा है, ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है, तो आपको लगता है कि उनको भी शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, यूसीसी का मतलब सबको शामिल करेंगे ना। धीरे धीरे हमने कहा हम कोई हिटलर तो है नहीं कि जो हमने कह दिया वही होगा, इधर उधर नहीं होगा। बात करेंगे, मुस्लिम समाज के भी लोगों से बात करेंगे, कुछ कमियां होंगी तो कमियों को दूर करेंगे, चीज़ों को और पॉजिटिव नोट पे लाएंगे। चीज़ें जब आती हैं उनमें बदलाव होने की आवश्यकता होती है। अब हमने देखा एक एक्ट बना, फिर उसमें संशोधन हुआ, फिर कुछ बनता, आगे बढ़ती हैं चीज़ें, चलती हैं। लेकिन बात यह है कि दिशा क्या है, दिशा सही है कि गलत? मैं कहता हूँ यूसीसी दिशा सही है, और जब आप सही दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं तो एक एक करके सीधे पॉजिटिव लाइन पे आगे बढ़ेंगे, तब तो विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम समाज से आते हैं, आपके पास एक ओहदा भी है, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? समाज के पुरुष इसको एक्सेप्ट करेंगे? मैं कह रहा हूँ बेटियां एक्सेप्ट कर रही हैं। बेटियों को, जिनको ये पूछे ना, मुस्लिम समाज की आधी आबादी जिसको प्रॉपर्टी में अपना राइट्स मिल रहा है, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। 3 तलाक हम सब लोगों ने देखा, 3 तलाक के लिए लोगों ने विरोध किया, लेकिन क्या बेटियों ने एक्सेप्ट किया? अब बेटी को 3 तलाक होते तो पहुंच जाती है थाने, ऐसे कहा इसने, ठोक के सीधा कर दो। बात यह है, और उससे फायदा क्या मिला? उससे फायदा यह मिला कि मुस्लिम समाज के अंदर तलाकों में कमी आई। ये अच्छी बात है, समाज को जोड़ना चाहिए। अगर किसी बच्ची को परेशानी हो रही है तो अच्छा है ना, उसकी दिक्कतों को दूर करेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के, जितना मैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानता हूं, जितना मैं अपने विचार को जानता हूं, अपनी सरकारों को जानता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को समझ पाया हूं, मैं ये कह सकता हूं, हम किसी धर्म, किसी जाति के विरुद्ध नहीं हैं। हम सबको साथ लेके ईमानदारी से साथ चलना चाहते हैं और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में, विकसित भारत की दिशा में ये एक मजबूत कदम है, जिसकी सब लोगों को इसमें अपना सहयोग करना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट टिप्पणी कम शब्दों में मैं आपसे चाहूँगा, क्या सरकार को इसका फ़ायदा लोकसभा चुनावों में मिलेगा? ये भी एक दिमाग में रख करके ये सब कदम उठाए गए होंगे। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूसीसी को कोर्ट ने भी बोला है लागू होना चाहिए। कॉमन सा सेंस है कि सभी का एक जैसा कानून बने तो अच्छा है, ठीक है, वो बिल्कुल चाहिए, बनना भी चाहिए। लेकिन क्या भारत की परिस्थितियाँ ऐसी हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है या विधानसभा में नारे लगाने से चलता है? जय श्री राम बोलने से तो देश नहीं चलता है ना, वो कानून संविधान चलेगा। हमारे यहाँ पहले जब तक संविधान में संशोधन नहीं हुए, क्योंकि लोगों का फंडामेंटल राइट है, धर्म का अधिकार, धार्मिक परंपराओं का निर्वहन, रीति रिवाजों का निर्वहन, ये हमारा किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट है। जब तक उसमें आप परिवर्तन नहीं करोगे तब तक ये कानूनों क्या वैल्यू क्या है? आपने कहा पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप ये बोलो कि हर नागरिक को हम एक सोने की बिल्ली दे देंगे, तो दे देंगे। जब तुमने देना ही नहीं तो उसको पढ़ना भी क्यों है? क्योंकि इनको कानून बनाने का अधिकार है। क्या ये कानून कभी लागू होगा? और अगर तुमने लागू कर भी दिया, राष्ट्रपति से अनुमति मिल भी गई, तो क्या कोर्ट इतने संदिग्ध कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकारों का हनन होते देख सकता है कोई कोर्ट? आप ये बोले, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी बोलो 2 महीने भी नहीं हुए थे, ये बाजपुर में बोला, किसी उसमें बोला था कि हम आनंद कारज अधिनियम लागू करेंगे। आप उधर बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, हम आनंद कारज कहाँ से रह जाएगा? अब तो ना हिंदू मैरिज एक्ट रहेगा, ना आपका शरीयत रहेगा, कोई पर्सनल लॉ नहीं रह जाएंगे। लेकिन क्या उनको रिपील करने का अधिकार हमारी विधानसभा को है? आप कानून बनाओ, लेकिन क्या वो कानून लागू कभी होगा? मेरा कहने का मतलब लागू हो जाए तो अच्छी बात है, मुबारक हो, सबको मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान के जानकार और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी थे हमारे साथ विपक्ष के तौर पर उमेश शर्मा विधायक थे, और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादा शम्स भी थे। फ़िलहाल मेरे हाथ में ये ड्राफ्ट की एक कॉपी है, और फ़िलहाल ये जनता के बीच में जाएगा, इसका ये देखना होगा किस तरह का इम्पैक्ट होता है। लेकिन जानकार संशय जता रहे हैं और विपक्ष इस बात को लेकर विरोधी है कि सरकार ने समय नहीं दिया, 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए दिया है। अभी फ़िलहाल वो ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ETV भारत, देहरादून।